मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संघ प्रमुख को कि किसी गलत फहमी में मत रहना। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, आपको तय करना है कि आप गुलामी का जीवन जीना चाहते हो या संविधान के जरिए स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला है उस जीवन को जीना चाहते हो, यह आपको तय करना पड़ेगा। हमने तय किया है कि इन पाखंडियों की अंधविश्वास की दुकान को भी ताला हम लोग लगाने का काम करेंगे। सरकार क्या करेगी? मेरे ऊपर सरकार के संरक्षण में भी गोली चली। आज उस गोली के बाद मैं पूरे रास्ते आपके सामने खड़े होकर आया। मौत तो कल भी आनी है, मौत आज भी आएगी। मौत अगर यहां आनी है तो मौत यहां भी आएगी, लेकिन डर के अगर जीना है, ऐसे जीने को मैं जीना नहीं मानता। कितनी गोलियां मारेंगे, कितने चंद्रशेखर आजाद की लाशें, कितने चंद्रशेखर आजाद की लाशों से खून क्यों जा खेलेंगे? आप तो भीम आर्मी के जरिए बहुजन समाज के हर एक घर में चंद्रशेखर आजाद पैदा हो गया। सरकार को सारी जानकारी है। और ये उत्साही भारतीय जनता पार्टी के छदम हिंदुत्व और छदम राष्ट्रवाद का जो झूठ है उसमें, उसके ताबूत में आखिर किल ठोकने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लंबे समय तक एक पीठ के पीठाधीश्वर रहे, लेकिन आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो अगर पीठ में शक्ति थी, 5 कालिदास मार्ग में मुख्यमंत्री जी, क्या बड़ी बात कही है। आज अंधविश्वास पाखंडवाद के नाम पे जिस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, कई बाबा हमने देखे कि जिनको बहुत बड़ा गुरु माना जाता, बाद में वो रेपिस्ट और हत्यारे निकले। जिस तरह से धर्म का नशा परोसा जा रहा है, वो एकमात्र उसका उद्देश्य ये है कि किसी तरह से बुनियादी मुद्दों पर चर्चा ना हो। आप उनकी बाबाओं की सभा में भी देखता, 90% महिलाएं हमारी रहती हैं। गरीबों को ये लगता है कि किसी धार्मिक स्थल पे जाके किसी बाबा की बात मान के, किसी बाबा से उपचार करा के उनकी समस्या खत्म होता है। देखिए, जब हम बीमार होते हैं, मंदिर या मस्जिद जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं? आप बताओ, हॉस्पिटल जाते हैं ना। गरीब लोगों में भय का माहौल बना है कि आपकी समस्या बाबा के आशीर्वाद से दूर हो जाएगी। आप कोरोना कॉल याद करो, यही पंडे पुजारी सरकारों से मदद मांग रहे थे कि हमें कुछ घर चलाने के लिए कुछ पैसा दो। अगर आप कैमरा घुमाओगे, देखो शोषितों का सैलाब है। तो जहां तक आपकी निगाह जाए, मेरा चैलेंज है, अगर आपका कैमरा कवर कर दे तो आप मुझे बताना। ये शोषितों का सैलाब है चौधरी अमर सिंह के नेतृत्व में डुमरियागंज में। और ये ऐलान ये इस बात का है कि अगर संविधान के विरुद्ध में कोई आवाज उठेगी, उस दमनकारी सोच की आवाज को कुचलने का काम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग करेंगे। क्योंकि ना तो आजाद समाज पार्टी के लोग सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए से डरते हैं, ना पुलिस के झूठे मुकदमे जेल से डरते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ अगर कोई रोक सकता है तो वो हम है। ये कमंडल की काट मंडल है, पूरा दिन हो गया है। उत्साह में कमी हो, कैमरा जब घुमाओगे तो आपको दिखा दूंगा उत्साह देखना कैसा है। भीम आर्मी के आने से पहले यही नौजवान विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और उनके हिंदू एवं छोटे मोटे संगठनों में घूमता फिरता था। इसको अपने इतिहास की जानकारी नहीं थी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं सिद्धार्थनगर में हूं। पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह जी ने संविधान बचाओ आरक्षण बताओ यात्रा का यहां आयोजन किया था। चंद्रशेखर आजाद जी मेरे साथ में हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या मकसद था? पूर्वांचल में इतनी मजबूत दस्तक दी है आपने। नहीं, मकसद तो नहीं, आज की जरूरत हो गई। जब प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष जो हैं और वो ये कहें कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए, तो एक नेतृत्वकर्ता और पढ़े लिखे व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो आरएसएस, बीजेपी की हर बात, हर चाल पर नजर रखे। ये बात उन्होंने हवा में नहीं की है, ना ये उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, ये चर्चा होती है आरएसएस के। और मैं बेहतर जानता हूं कि संविधान के लागू होने के 5 दिन बाद से ही आरएसएस भारतीय संविधान का विरोध कर रही है। हमें संविधान को इस तरह समझना चाहिए कि संविधान जब नहीं था तो हम पे, शोषित वंचितों पे क्या था, भारत के अंदर क्या क्या अधिकार थे, क्या क्या अवसर थे, और संविधान के आने से हमें क्या क्या मिला। जब हम ये देखते हैं तो ये महसूस होता है कि संविधान से पहले जो हमारी ज़िंदगी थी वो ज़िंदगी पशुओं से ज़्यादा बेहतर नहीं थी। लेकिन संविधान के आने के बाद हम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बने, वकील बने, जज बने, प्रधान से लेके मुख्यमंत्री तक। देश में अगर महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनी तो संविधान की देन है। तो जो तमाम तरह का अवसर और स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला, ये भारतीय संविधान की देन है।
और हम सब लोगों की जिम्मेदारी बैठती है कि सरकार की इस मंसूबे को समझते हुए हमें इसके खिलाफ एक बड़ी तैयारी करनी चाहिए कि लोग जागरूक हों। अच्छा, एक तरफ संविधान को खत्म करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। आखिर क्यों चाहते हैं लोग? हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा हो जाएगा इन लोगों को? ये सब चीजें अगर कुछ भी ऐसा होगा तो वो संविधान के रहते नहीं हो सकता। जो बीजेपी चाहती है, चाहे वो हिंदू राष्ट्र की बात करे, चाहे वो मनुस्मृति को लागू करना हो, कुछ भी जो उनका एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र से किसको फायदा होने जा रहा है? किसी को नहीं, किसी को सिर्फ उन लोगों को जिनको संविधान से पहले अवसर और अधिकार थे। कुछ सीमित जातियों को छोड़ के जिनका वर्चस्व कायम करना चाहती है बीजेपी, आरएसएस, उन जातियों को छोड़ के बाकी इस देश के 85%, 90% जिनमें महिलाओं को भी इंक्लूड किया जाएगा, किसान हो, मजदूर हो, जाति व्यवस्था के हिसाब से दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, बुद्धिस्ट, कोई हो चाहे, सबको उनके अधिकार छीन के और उनको बेबसी, लाचारी, गुलामी जैसा जीवन जीने के लिए उस तरह का माहौल बनाना और उनके ऊपर कानून की बाध्यता लागू करना, ये संविधान को बदलने का मात्र एक लक्ष्य ही है। ऐसे समय में आप ये यात्रा का आयोजन किया है जिस समय में बाबा साहब ने तमाम डिबेट्स के बाद कहा था इंडिया दैट इज भारत, और उसी इंडिया का नाम कह रहे हैं कि बदल दो, अब केवल भारत रख दो। बीजेपी सत्ता में बैठ के सत्ता का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका बस चले तो वो हमारा वजूद भी बदल दे। ये तो इस देश में महापुरुषों के संघर्ष की वजह से, मैं अगर नाम लूंगा तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, जिन पिछड़े दलित वर्ग में जन्मे महापुरुषों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, चाहे वो अर्जक संघ से जुड़े हुए रहे हों, चाहे वो महाराष्ट्र के आंदोलन जुड़े हुए रहे हों, चाहे वो तमिलनाडु के आंदोलन से, द्रविड़ आंदोलन जुड़े रहे हों, चाहे वो उत्तर भारत में मान्यवर काशीराम साहब के रूप में रहे हों, चौधरी महाराज सिंह भारती के रूप में रहे हों, सर छोटू राम के रूप में रहे हों, वो तमाम संत गुरु महापुरुष जिन्होंने मानवता का राज के लिए, देखो हम दो वाद की बात करते हैं, एक हम ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, एक अम्बेडकरवाद की। ब्राह्मणवाद पूर्ण रूप से गैर बराबरी पर आधारित वो व्यवस्था है जिस व्यवस्था में इस देश के शोषितों को कोई भी बुनियादी अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि उनको सम्मान से जीने का अधिकार भी नहीं है। अन्याय होने पर न्याय तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो अम्बेडकरवाद है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वाद ये कहता है, पहला, भारत में सभी मनुष्य समान है, मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार किया जाए, और दूसरा, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित समाज बने और किसी को बुनियादी किसी भी समस्या की परेशानी ना हो। एक ऐसा समाज जो खुद भी आगे बढ़े और देश को भी आगे बढ़ाए, देश का अंतिम व्यक्ति भी खुशहाल हो, उसके पास सुख सुविधा हो, और जो किसी भी स्तर पर गैर बराबर, चाहे धार्मिक स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे हो, राजनीतिक स्तर पे हो, किसी भी स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पे हो, सारी गैर बराबरी दूर हो। ये अम्बेडकरवाद है, ना किसी जाति के पक्ष में ना खिलाफ, इंसानों के लिए इंसानों का वाद। अच्छा, ऐसे समय में जिस समय में सरकार प्रायोजित पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार चाहती है कि धार्मिक चीज़ें आगे बढ़ें, पाखंडवाद आगे बढ़े, कुछ कथावाचकों को पूरा एकदम मोटिवेट करके प्रचारक टाइप का बना दिया गया है। ऐसे समय में स्टालिन का बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे का बयान, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत का संविधान, ये जितने भी लोगों के बयान हैं, ये बयान बिल्कुल पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर खरे उतरते हैं। जब हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 पढ़ते हैं, जो हमारे मौलिक कर्तव्यों का एहसास हमें कराता है, वो संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। आज अंधविश्वास, पाखंडवाद के नाम पर जिस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, कई बाबा हमने देखे कि जिनको बहुत बड़ा गुरु माना जाता, बाद में वो रेपिस्ट और हत्यारे निकले, और तमाम तरह से जिस तरह से धर्म का नशा परोसा जा रहा है, वो एकमात्र उसका उद्देश्य ये है कि किसी तरह से बुनियादी मुद्दों पे चर्चा ना हो, किसी तरह से रोजी रोटी, हक अधिकार, स्वाभिमान, सम्मान, गैर बराबरी, इन पे चर्चा ना हो। और हम लंबे समय से, मैं उनको गलत नहीं मानता, उनका एजेंडा है, लेकिन ये गलती है दलित पिछड़ों की कि वो अपने खुद को पहले और अपने परिवार को पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS तो बने, विधायक MP मिनिस्टर तो बने, लेकिन ना जिस वजह से वो मिनिस्टर और विधायक बने, जिस वजह से डॉक्टर इंजीनियर बने, वो नहीं समझ पाए, ना अपने परिवार को समझा पाए। और बड़ी बात यह है, आप उनकी बाबाओं की सभा में भी देखता, 90% महिलाएं हमारी रहती हैं।
और वो क्यों जाती है नीरज भाई, ये भी समझने का। मैं उस तरह से नहीं कहूंगा, मैं बहुत जिम्मेदार से कहूंगा कि इस देश में जो तमाम तरह की गैर बराबरी है, गरीबों को ये लगता है कि किसी धार्मिक स्थल पे जाके, किसी बाबा की बात मान के, किसी बाबा से उपचार करा के उनकी समस्या खत्म हो सकती है। देखिए, जब हम बीमार होते हैं, मंदिर या मस्जिद जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं, आप बताओ, हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो यानी कि बीमार होंगे तो डॉक्टर दवाई देगा, और पढ़ना होगा तो स्कूल जाना पड़ेगा। तो जहां हमारी समस्या का हल है, वहां जाना चाहिए। गरीब लोगों में भय का माहौल बना है कि आपकी समस्या बाबा के आशीर्वाद से दूर हो जाएगी, तो वो समस्या के हल के लिए वहां, अगर समान वितरण हो जाए, आर्थिक तौर पे लोग पैसे वाले हो जाएं, लोगों को अधिकार मिल जाएं, तो इन बाबाओं की कोई नहीं सुनेगा। आप कोरोना को याद करो, यही पंडे पुजारी सरकारों से मदद मांग रहे थे कि हमें कुछ घर चलाने के लिए कुछ पैसा दो। आप ये सोचो, मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदार से कह रहा हूं, वकील होने के नाते, एक आम आदमी भगवान को 10 बार याद करता होगा, लेकिन मंदिर में बैठे पुजारी जितनी बार ग्राहक आएगा उतनी बार याद करेंगे। मगर उनको भी सरकार की जरूरत है, और हमें उत्तर प्रदेश सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लंबे समय तक एक पीठ के पीठाधीश्वर रहे, लेकिन उस पीठाधीश्वर रहते हुए उनको तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो अगर पीठ में शक्ति थी तो 5 कालिदास मार्ग में मुख्यमंत्री जी क्या बड़ी बात कही आपने। उनको पता है कि शक्ति, भारत के लोकतंत्र ने, भारत के संविधान ने लोकतंत्र को शक्ति दी है, वोट की शक्ति। वो लोग राजनीतिक शक्ति की वैल्यू समझते हैं, हमारे लोग राजनीतिक शक्ति की वैल्यू नहीं समझते। इसलिए ये संविधान यात्रा, भाई आरक्षण कब बचेगा? जब संविधान होगा। वोट का राइटिंग कब बचेगा? जब संविधान होगा। आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, धार्मिक आज़ादी कब बचेगा? संविधान होगा। बिजनेस करने का, छोटा रोजगार करने का, डॉक्टर इंजीनियर बनने का अवसर कब होगा? जब संविधान होगा। और तो और रिजर्व सीटों पे MP MLA बनने का अधिकार कब बचेगा? प्रधान से लेकर कोई भी चुनाव, जब संविधान होगा। और यही नहीं होगा तो एक पढ़े लिखे वकील होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है, समाज का नेतृत्व करता होने के नारे, कि जब सब चुप्पी लगाए बैठे, मैं चुप्पी लगाए बैठा, हमने तय किया है कि उत्तर भारत में हम लोग संविधान बचाओ, देश बचाओ, EVM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, और वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस नारे को गांव-गांव तक ले जाके बहुजन समाज को संगठित करने का काम करेंगे, और महिलाओं को भी उनकी वोट की वैल्यू समझाने का काम करें। मुझे बड़ी तकलीफ होती है नील भाई, जब मैं NCRB का डाटा देखता हूं, जबकि वो डाटा सत्य नहीं है, क्योंकि वो डाटा वो जो दर्ज होता है, और 10 में से 1 मामला भारत में दर्ज होता है, तो एग्जैक्ट आंकड़ा 5 लाख के करीब बैठेगा। 5 लाख महिलाओं पे जो अन्याय अत्याचार होता है, रेप हत्याएं होती हैं, डायन कह के, कहीं बाल काटना, कहीं पीट के मारना, कहीं तेजाब डाल देना, कहीं सामूहिक रेप करना, अगर हम इसके रिसर्च को और डीपली स्टडी करें तो 95% महिलाएं दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय की। तो क्या हम इस देश में इसलिए पैदा हुए हैं कि हमारी बच्चों के साथ अन्याय हो, हमारी माँओं बहनों के साथ अन्याय? हम तो सभी समाज की बहनों को होने वाले अपमान के विरुद्ध खड़े हैं। लेकिन जब सरकारें हैं, अब सोचिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री किस चीज की जरूरत है अपराध रोकने के लिए, या देश के गृह मंत्री किस चीज की जरूरत है? क्या नहीं है उनके पास? आपकी नीयत नहीं है। इसलिए चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे बिहार की हो, अपराध और अपराधी की भी जाति देखी जाती है, चाहे यूपी की हो। इसलिए मेरा साफ कहना है कि महिला सुरक्षा पे कोई समझौता नहीं होगा, और कमजोरों के हितों की रक्षा के लिए संविधान ने जो अवसर दिए हैं उनको लागू कराना पड़ेगा। आप सत्ता में बैठ के इनके अधिकारों को कुंडली नहीं मार सकते। तो सच कह रहे हैं। मैं आपको प्रयागराज का उदाहरण देता हूं, आपने बहुत अच्छा सवाल क्रिएट कर दिया बीच में। अब से 4-5 दिन पहले एक ब्राह्मण समाज के बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घटी, उसकी हत्या कर दी गई, उसका परिवार सड़क पर बैठ गया, आंदोलन हुआ, सारे अधिकारी गए, मंडल आयुक्त पहुंचे, उनकी सारी मांग मानी, जमीन, लाइसेंस, नौकरी, मुआवजा, सब। वहीं प्रयागराज में एक और हत्या हुई जो एक पासवान समाज के बच्चे की है, उसका परिवार भी बैठा, उनको लाठियां मार के खदेड़ दिया पुलिस ने। ये है जाति की सच्चाई। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, चाहे कांस्टेबल सावित्री पटेल का मामला हो, या बहन तोला गुजर का मामला हो, या उन पहलवान बेटियों का मामला हो, अगर राजनीतिक शक्ति आपके पास नहीं है, मैं अपने लोगों को भी आपके चैनल के माध्यम से, अगर राजनीतिक शक्ति आपके पास नहीं है, आपकी भीड़ कुछ कितनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
अगर आज देश के संविधान कमजोर बीजेपी कर रही है तो सत्ता में बैठ के कर रही है, अगर सत्ता में होती कैसे कर लेती? तो मैं अपने लोगों को एक पूछना चाहता हूं कि अगर आप जिंदा हो तो अपने आगे लुटते हुए क्यों देख रहे हो सब कुछ? इसलिए ये यात्रा तो चौधरी अमर सिंह पटेल जी के नेतृत्व में, चौधरी आकिब जी के नेतृत्व में हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं, यहाँ की जिला कमेटी, मंडल कमेटी के नेतृत्व में, कि एक संदेश के रूप में कि हमने कमर कस ली है देश के संविधान की रक्षा की, कमजोर शोषितों के मिले अवसर और स्वाभिमान सम्मान के जीवन की, और इसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़े। और मैं तो गोली खा के आया हूँ, और फिर भी देखो खुलेआम यहाँ से वहाँ तक एक पुलिस वाला आपको दिख जाए तो बताना। और अभी जिस भीड़ से डुमरियागंज में निकला, हजारों लोग थे, कहीं कोनी यहाँ लग रही थी, कहीं किसी का हाथ लग रहा था कुछ, लेकिन पुलिस की एक व्यवस्था नहीं थी। ये बात स्पष्ट करती है कि अगर कमजोर वर्ग का नेता कितना बड़ा हो जाए, चाहे उसकी हत्या हो या उसको कोई नुकसान पहुंचा दे, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। सरकार हमें जानबूझ के नीचा दिखाना चाहती है, लेकिन हम इस तकलीफ से सीख ले रहे हैं। अगर आप कैमरा घुमाओगे, देखो शोषितों का सैलाब है ये। अगर आप अपने साथी से पीछे कैमरा घुमाने कहोगे तो जहां तक आपकी निगाह जाए, मेरा चैलेंज है, अगर आपका कैमरा कवर कर दे तो आप मुझे बताना। ये शोषितों का सैलाब है चौधरी अमर सिंह के नेतृत्व में डुमरियागंज में, और ये ऐलान ये इस बात का है कि अगर संविधान के विरुद्ध में कोई आवाज उठेगी, उस दमनकारी सोच की आवाज को कुचलने का काम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग करेंगे। कोई ऐसी सोच लेके ये सरकार काम करेगी, इनको भी धूल चटाने का, इनको निस्तानाबूद करने का काम आजाद समाज पार्टी के लोग करें। क्योंकि ना तो आजाद समाज पार्टी के लोग सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए से डरते हैं, ना पुलिस के झूठे मुकदमे जेल से डरते हैं। शुरुआत कहां से की? आज अमर सिंह जी से पूछो, जेल से की, और उनसे यह भी कहा अधिकारियों जेल बड़ी करा लो। संविधान की रक्षा के लिए सारे कुर्बानी के लिए तैयार, जैसे देश की आजादी के लिए लड़े देश के परवाने। मेरे पिताजी ने बचपन में मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद रखा, कुछ सोच के रखा होगा। शायद उनको एहसास था कि एक समय आएगा इस देश में कि बाबा साहब के संविधान को कुचलने का, बर्बाद करने का प्रयास करेगी आरएसएस और बीजेपी की सरकार। तो ये मेरा बेटा खड़ा होकर कहीं ना कहीं छोटा सा रोल एक अदा करेगा, और वो छोटा रोल अदा कर रहा हूँ। एक और बहुत जरूरी बात जो आपसे कहनी है, बिना राजनीतिक शक्ति के बहुजनों का भला नहीं होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ अगर कोई रोक सकता है तो वो हम है, क्योंकि हमने एक संघर्ष से दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों में, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई के दिल में प्यार और जगह बनाई, विश्वास बनाया। और कोई जाएगा तो वो कहेंगे चुनावी फायदे के लिए आया। जब चंद्रशेखर जाकर उनसे कहेगा तो उनको समझ आएगा कि आज खतरा कितना बड़ा। इसलिए मेरी आवाज दबाने बंद करने के लिए मेरे ऊपर गोली चला जाती। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी का विजय रथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से केंद्र की सत्ता तय होती है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक अंतिम सवाल पूछ लेता हूं। बीजेपी का कट्टर हिंदुत्व, बीजेपी का छद्म राष्ट्रवाद, ये दो मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो आगे बढ़ती है। इनको कैसे रोक सकती है आजाद समाज पार्टी? देखिए, कमंडल की काट मंडल है। एक तो हम इनकी पोल पट्टी खोलें, इनको ऐतिहासिक चैलेंज करके, और ये चैलेंज स्वीकार करें जो धार्मिक लुटेरे, झूठे जो लोग हैं, जो कहते हैं कि हम जो है चमत्कार कर देंगे। एक तो इनकी पाखंड की पोल खोल के, और दूसरा समाज को अधिकारों के लिए तैयार करके, क्योंकि लंबे समय से लूटा पिटा समाज आज खतरे को समझ रहा है। ये जो जन सैलाब सड़कों पर खड़ा है भाई, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोग भी भले डर के साए में हों, लेकिन वो कमर कस चुके कि 2024 में जो विजय रथ जिसकी बात करते हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के लोग, कि वो उत्तर प्रदेश में सबसे तेज चलेगा, उस विजय रथ को रोकने का काम हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में करेंगे। अभी तो देखो एक ही जिला है आज, जब 75 के 75 जिले में हम लोग जाएंगे, ऐसा ही सैलाब शोषितों का सड़कों पे आएगा, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार रहेगी नौजवानों कंधों पे। तो इसी तरीके से संविधान बचाओ यात्रा और भी जिलों में देखने पूरे उत्तर प्रदेश। अभी ये यात्रा 19 तारीख से मध्य प्रदेश में, फिर 27 तारीख से राजस्थान में। मेरे कंधों पे जिम्मेदारी भी है। जिन गरीब काम करने वाले मेहनती ईमानदार नौजवानों ने मुझे इतनी ताकत हिम्मत दी है गरीब के बेटे को, इस बार मेरा प्रयास है कि उनको विधानसभा उसमें विधानसभाओं में मैं भेजने की मैं मदद कराऊं। तो उन राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव, छत्तीसगढ़ में यात्रा भी चलेगी, और उनके चुनाव की तैयारी भी उसके बीच में मैं उनको करा दूंगा। और मुझे खुशी है कि चौधरी अमर सिंह जी के नेतृत्व में ये जिला और ये मंडल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और बहुजन समाज के हर तबके के लोग बड़ी दिल से, उत्साह के साथ
उम्मीद और विश्वास के साथ आज़ाद समाज पार्टी जुड़ रही है। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं महसूस कर रहा हूँ। यहाँ जितनी गाड़ियाँ हैं, किसी को तेल का पैसा नहीं दिया गया, सब एक एक कार्यकर्ता अपना पैसे से लेके आया। और मोटरसाइकिलें देखिए आप, कई हजार मोटरसाइकिलें होंगी, और 70 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग। 70 किलोमीटर पूरा दिन हो गया है। उत्साह में कमी हो, कैमरा जब घुमाओगे तो आपको दिखा दूंगा उत्साह देखना कैसा है। और ये उत्साह ही भारतीय जनता पार्टी के छदम हिंदुत्व और छदम राष्ट्रवाद को का जो झूठ है उसमें, उसके ताबूत में आखिर किल ठोकने का काम करेगा। जय भीम! ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आज जो नौजवानों में जोश है और जो उन्होंने कमर कस ली है संविधान की रक्षा की, ये ऐतिहासिक वो है। भीम आर्मी के आने से पहले यही कार्य नौजवान विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और उनके हिंदू एवं छोटे मोटे संगठनों में घूमता फिरता था। इसको अपने इतिहास की जानकारी नहीं थी। भीम आर्मी आई, भीम आर्मी के संघर्ष से उन्होंने जिस तरह से कैडर के माध्यम से अपने इतिहास को जानकारी दी, आज यही युवा, इस युवा को बेवकूफ बना के 2014-19 सरकार में यही युवा बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील उत्तर प्रदेश में ठोकने का काम करेगा। ये बात आप याद रखें। मैसेज स्पष्ट है कि सत्ता को अगर जिद है संविधान को नुकसान पहुंचाने की, तो आजाद समाज पार्टी ने भी ठाना है संविधान को हर कीमत पर बचाने की। निश्चित तौर पर ये जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, सिद्धार्थनगर जिले में डुमरियागंज लोकसभा जो पड़ती है, पूरा क्षेत्र 70 किलोमीटर का लगभग ये पूरी यात्रा थी। इस पूरी यात्रा में जो जोश, जज्बा और जुनून दिख रहा है, निश्चित तौर पर 2024 के लिए ये एक बड़ा संदेश की तरह है। देखते रहे नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। शुक्रिया।